नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी का सिलेबस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस, जो कि नया सिलेबस है जो अभी अपडेट हुआ है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस आपको दे रखा है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपके सामने सिलेबस है, आज हम जो है प्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपके 3 स्टेज होती हैं प्री, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा पहली होती है, जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। दूसरी होती है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, ये लिखित वर्णनात्मक होती है। और तीसरी आपकी स्टेज होती है साक्षात्कार। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू हम बोलते हैं इसको। तो हम आज जो आपका प्री है इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे बहुत बारीकी से, और इसमें क्या क्या, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक कवर किए हुए हैं, हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, सब कुछ आपको क्लियर होगा। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है जब कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप लोग। और अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी मैनेज कर रहे हो तो आपको सिलेबस याद होना बहुत आवश्यक है। सिलेबस याद होना चाहिए, बिल्कुल उसको याद रखें आप। चलिए, तो देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं बेसिकली प्री में, सामान्य अध्ययन का और सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसका टाइमिंग सुबह 10 से 12 और 2 से 4 के आसपास होता है। अब दोनों पेपर 2 घंटे के होते हैं और दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक। अब इसमें दे रखा है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और इसमें कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम देने के बाद जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में कोई समस्या आ गई, जो हमेशा होती है, हमेशा एग्ज़ाम दिया आपने तो 4 ऑप्शन में से एक गलत है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में से एक सही होना चाहिए लेकिन 3 सही है, फिर क्या करोगे आप। और ऑप्शन दिया आपने तो आंसर की में ऑप्शन बी दे रखा है और वास्तव में आंसर ए सही है, फिर क्या होगा। और हिंदी इंग्लिश 2 माध्यम में पेपर आपका आता है। अब इसमें इंग्लिश में कुछ और दे रखा है आंसर में और हिंदी में कुछ और दे रखा है, तो किसको सही माना जाएगा। ये बहुत से डाउट है, तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर उन्होंने काफ़ी क्लियर किया हुआ। देखिए, इसमें जो आपके डाउट होते हैं बच्चों के, इसमें क्लियर किया हुआ है। ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी। सिंपल सी बात है, आपकी जो आंसर की है उसमें आंसर दे रखा है बी लेकिन आंसर सही ए है, तो उसको ठीक कर देंगे, आपका आंसर ए को ही सही माना जाएगा। फिर दूसरा है कि प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद को ही सही माना जाएगा। अगर आपको डाउट है कि इंग्लिश में कुछ और दे रखा है और हिंदी में कुछ और दे रखा है, तो हिंदी को ही सही माना जाएगा, हिंदी के आधार पर ही फैसला होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है, तो सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें 3 आंसर सही दे रखे हैं, तो सभी सही आंसर को सही माना जाएगा, वो क्वेश्चन हटेगा नहीं। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों उसके बाद ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर ना हो, तो ऐसे प्रश्न पत्र को विलोपित किया जाएगा। अगर एक भी सही नहीं है तो वो क्वेश्चन ही हटा देंगे, उसको विलोपित कर दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और एक बार उत्तर कुंजी आ गई, आप देखिए होता क्या है, आपने एग्जाम दिया, इसके बाद उत्तर कुंजी आती है। उत्तर कुंजी आने के बाद 7 दिन के भीतर जो आपके आंसर की आती है, ठीक, आंसर की आने के बाद 7 दिन के भीतर आपको जो भी आपत्ति है उस तो आपको आपत्ति लगानी पड़ती है। जैसे आपको कोई समस्या है, आपत्ति है, तो आप आयोग को 7 दिन के भीतर अप्लाई करिए आपत्ति के साथ। उसका कुछ शुल्क होता है, वो देना होता है। फिर आपत्ति आने के बाद उस पर विचार विमर्श होता है। एक विषय विशेषज्ञ की समिति होती है, एक स्पेशल टीम होती है, वो इस पर काम करती है, इस पर रिसर्च करती है, भाई कौन से क्वेश्चन जो अपील लगाई गई है, आपत्ति बताई गई है, तो कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है, जो बच्चों की अपील है वो सही है कि नहीं है। उस बेस पे दोबारा से आंसर की जारी होती है और ये फाइनल होती है, ये होती है आपकी फाइनल, है ना। और ये जब जारी होती है, ठीक, तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें लिखा है, इसमें क्या क्या लिखा देखिए, इसमें लिखा है
विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, बाकी सब बात आप इसको जो भी इसमें बाकी डिस्कस किया हुआ सिलेबस में, इसको आप पढ़ना। हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, है ना। देखिए, अब बेसिकली हमारा जो फोकस आज है सिलेबस पे। बाकी पूरा सिलेबस आप बैठ के आराम से बैठ के पढ़िए, उसको समझें कि भाई इसमें कौन से नियम है, कौन से रेगुलेशंस दे रखे हैं, इसमें कौन से रूल्स दे रखे हैं। इसमें आप सभी को पढ़िए, समझिए। किसी और से नहीं पूछना है, आपको खुद से पढ़ना है। अगर आप सिलेबस भी नहीं पढ़ पा रहे हो एमपीएससी का, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो बहुत ही शर्म की बात है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। देखिए, इसका राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, ठीक। प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, पहला आपको जो पेपर होता है प्री का, उसकी बात हो रही है। इसमें सबसे पहले दे रखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ठीक। इतिहास और साहित्य। अब एक बात समझें आप लोग कि जो एमपीपीएससी एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ये बात पता है आपको, ठीक। अब इन 100 क्वेश्चनों में से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन होते हैं एमपी लोकल के, 40 प्लस क्वेश्चन होते हैं एमपी जीके से आते हैं। अगर आपने एमपी जीके पढ़ लिया, 40 क्वेश्चन आप पक्के हैं आपके। इसके बाद आपका जो होता है मेंस, ये आपका प्री हो गया। तो प्री में 100 में से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन एमपी जीके से आते हैं। इसलिए आपको एमपी जीके बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पूरा मैप याद करना है आपको, तभी आपको याद हो पाएगा। इसमें देखिए, इसमें मेन आपको होता है मैप। अगर आपको मैप अच्छे से याद है ना, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। हम क्या करते हैं, मैप पढ़ते नहीं है। तो सबसे पहले आप काम करिए, मैप को याद करिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा संभाग कहाँ पर है ना। उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, और सब आपको याद करना है। चलिए, मुद्दे पे आते हैं। तो आपका सिलेबस है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। पहला टॉपिक इसमें है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। जो राजवंश हैं, राजवंश जो देखें इसमें, तो इन्हें कैसे पढ़ना है हमें। इनका जो उद्गम कब हुआ, इनकी स्थापना कब हुई, इनकी स्थापना किसने की, है ना, राजा कौन था फेमस। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कहाँ शासन किया, स्थान या लोकेशन देख सकते हैं आप लोग, कहाँ शासन किया। और इसके बाद इनका जो अंत हुआ तो कैसे हुआ, इनका अंत कैसे हुआ, यानी इनको किसने हराकर सत्ता स्थापित की, ठीक है। जैसे कोई राजा था, तो ये जैसे मान लीजिए राजा है, ये जैसे आपका सिंधिया आई है, तो सिंधिया के बाद कौन आए, इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। कुछ बातें हैं। और इनमें प्रमुख राजा कौन कौन हुए, और कोई युद्ध हुआ तो कौन सा युद्ध हुआ, उनका नाम, युद्ध कब हुआ, इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ शासन किया, स्थापना किसने की, और किससे युद्ध हुआ, कोई संधि है क्या, और इसके बाद कोई स्थापत्य कार्य है, जैसे मैं आपको कुछ निर्माण कार्य किया, कोई निर्माण किया है, कोई स्थापत्य किया है, इस टाइप से, है ना, कोई उपाधि है, तो इस प्रकार से पढ़ना है। तो बेसिकली राजवंश के बारे में हमको इतना पढ़ना है, किसने शासन कहाँ किया है, प्रमुख राजा कौन कौन थे, उसके बाद स्थापना किसने की है, कोई युद्ध हुआ है क्या, तो कौन सा हुआ है, इनके बाद किसने शासन किया, ये कहाँ से आए और कहाँ गए, इस प्रकार से पढ़ना है। चलिए, और कौन कौन सी घटनाएं हैं। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, किस किसने इसमें पार्ट लिया है, और कहाँ कहाँ पे आंदोलन हुए हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। स्थापत्य कला, मैंने आपसे कहा अभी, स्थापत्य कला और कलाएं, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। आपको जो एमपी है, एमपी में जनजाति जो होती है, जनजाति एवं बोलियां, तो जनजातियां जो हैं इन्हें कैसे पढ़ेंगे कि जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, पश्चिम पार्ट में, आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ करती है, या ईस्टर्न पार्ट में करती है, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में, है ना, किसी नदी के आसपास। और इनका जो पहनावा होता है उसे क्या बोलते हैं, इनका जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं,
ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ रहते हैं ये, और इनकी जो मुख्य बोली कौन सी होती है, इनमें नृत्य कौन से होते हैं, इनमें अगर कोई त्यौहार होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। चलिए, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत और लोक कलाएं। आपके त्यौहार कौन से होते हैं, संगीत कहाँ पे किस प्रकार का होता है, लोक कलाएं क्या होती है, और लोक साहित्य, साहित्य किस प्रकार का है यहाँ पर। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, प्राचीन मध्य आधुनिक, 3 पार्ट में इसको पढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका हमेशा, और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके, और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके, है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। और स्थापत्य कला की बात करें, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, और राजवंशी भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कम से कम। ठीक, इसके बाद जो आपका ये हो गया, उसके बाद ये घटना होती है इस प्रकार से क्वेश्चन, तो 2, 3, 5, 7, 9, 10 और भी देखें आप इसमें। जैसे आपका ये है जनजाति वाला पार्ट है, तो क्वेश्चन आपको आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको जो इतिहास है और आपकी जो जनजाति है, इसकी जो भाषा है, बोलियां हैं, और उसके बाद इसका जो पर्यावरण है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, बहुत से, काफ़ी बड़ा है एमपी का जो सिलेबस हम पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से कम से कम आपको 15-20 आपको यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15-20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है आपका भारत का इतिहास। क्या है, भारत का इतिहास। देखें, देखिए, इतिहास का बड़ा महत्व है। वर्तमान में जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, जो कल्चर है, ये हमें इतिहास से मिला है। जो साहित्य है तो हमें इतिहास से मिला है, तो इतिहास का बहुत महत्व है। तो इतिहास में जो संस्कृति, जो कल्चर, जो अर्थशास्त्र और जो राजनीति है, जो प्रशासन हमें मिला है, उसी से वर्तमान की जो व्यवस्था चल रही है। तो इतिहास का बहुत महत्व है। अब देखें, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषता रही हैं इसकी, और घटनाएं, कौन कौन सी घटना प्रमुख हैं, और उनकी प्रशासनिक, मैंने कहा आपसे, प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। ये जो प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं उस समय थी, उनका ही धीमे धीमे विकास हुआ है, वर्तमान में इसको हम यूज कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास का बड़ा महत्व है। उन्हीं की बहुत सी व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारा वर्तमान भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है, उनके अनुभव से। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, हमारे समाज में, हमारे धर्म में काफ़ी कमियां थी, काफ़ी कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए काफ़ी महान व्यक्तित्वों ने अपना योगदान दिया है और काफ़ी आंदोलन किए हैं धार्मिक सुधार के आधार पर, तो धर्म में या समाज में सुधार के लिए। तो उनका नाम और कौन कौन से आंदोलन थे, यानी आंदोलन किसने शुरू किया, कब किया, और क्या उनका उद्देश्य था। सिंपल से 3 फैक्ट इसमें कवर होंगे। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ है, शुरुआत कब हुई है, और इसमें क्या क्या किसने योगदान दिया है, इसके बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। देखिए, ये आपका इंडिपेंडेंस हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 में। ठीक, तो इसके पहले कौन सी घटनाएं घटी हैं, कौन से आंदोलन हुए हैं, और कौन कौन से व्यक्ति थे जो मुख्य थे, उनके बारे में। और इसके बाद भारत को किस प्रकार से एक किया गया, उसको पुनर्गठित किया गया, है ना, और किस किस की मुख्य भूमिका रही है, किस किस की इसमें मुख्य भूमिका रही है, और क्या क्या इसमें प्रयास किए गए, सब कुछ हम पढ़ेंगे। आगे देखें, मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, अब देखिए, इसमें एमपी का जो भूगोल है, इसमें आपके वन आते हैं, वनोपजाति है, वन में क्या उपज है, वन्य जीव आते हैं, और नदियां आती हैं। नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, वो देखना है हमें। इसके बाद पर्वत, इनका महत्व है। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये मुख्य पर्वत अपने एमपी में आते हैं। तो इनके मध्य में कौन सी नदी बहती है, और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने राज्यों में इनका विस्तार है, और इनके संबंध में क्या क्या फैक्ट है, वो सभी हम पढ़ेंगे। पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी यहाँ पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, यहाँ पर किस प्रकार का मानसून है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, किस प्रकार के खनिज, कहाँ और कितने माध्यम,
किस, जैसे मान लो आपका हीरा है तो कहाँ होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है, टंगस्टन कहाँ होता है ना। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन, इस लाइन से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन की बात होगी। ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो नेशनल हाईवे है ये किस जिले से होकर गुजरता है या किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना के बारे में बात होगी। और मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि, तो इसमें पशुपालन और कृषि, तो कृषि से क्वेश्चन आता है और कृषि आधारित उद्योग, तो उद्योग है तो इनके संबंध में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें अगर ये उद्योग है तो कहाँ पर है और इसकी जो लोकेशन कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे आप लोग देखिए, भारत एवं विश्व भूगोल का, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब इसमें भौतिक भूगोल, इसमें पर्वत पहाड़ नदियां जाती हैं, आपकी भौतिक विशेषताएं आपकी जो होती हैं, और प्राकृतिक प्रदेश, इसमें पर्वत पहाड़ नदियां जो भी आपके ज्वालामुखी सब इसमें कवर होता है। अब प्राकृतिक संसाधन की बात जब होती है तो संसाधन में क्या आएगा, वन है हमारा सबसे बड़ा संसाधन है, खनिज है, संपदा है, जल, खनिज संपदा है ना, वन और खनिज संपदा, जल काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृषि है, कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वन्य जीव है, राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं, काफ़ी प्लस इसमें फैक्ट मिलेंगे आपको। अभ्यारण्य है और सफारी है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। चीता के बारे में फैक्ट आएगा आपको, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, इसमें जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन आपको आते हैं कि कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति है या ST SC है। जनांकिकी होता है आपका जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, किस में कम है। इस प्रकार से सर्वाधिक जो पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, सर्वाधिक महिला पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, साक्षरता कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। इस प्रकार से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आर्थिक भूगोल की बात की जाती है, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद विश्व के महाद्वीप, ये हमने टॉपिक कवर किया हुआ है, देश, महासागर, नदियाँ, तो ये टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। मेरे प्रीवियस जो वीडियो हैं उनमें हमने कवर किए हैं। जो भी महाद्वीप हैं आपके, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, इस प्रकार से हमने 6 महाद्वीप हमने कवर किए हैं। उसमें काफ़ी आपके फैक्ट कवर हुए हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन की बात होगी। इसके बाद परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आना भी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने ऊर्जा के स्रोत हैं और कितनी मात्रा में है, हमें किस मात्रा में, किस वे में हमें इनको यूज़ करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की कंडीशन क्या है और विश्व की इसमें कंडीशन क्या है। देखिए, आगे आप देखेंगे तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की बात होगी। राज्य यानी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बात होगी इसमें। तो इसमें है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, तो संवैधानिक व्यवस्था में क्या, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका, विधानसभा, विधायिका, उच्च न्यायालय, न्यायपालिका। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय प्रशासन व्यवस्था है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि भैया इस किस समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की आपको सलाह दी थी या इसका वो क्या सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और किस राज्य में कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज की व्यवस्था है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था की बात होगी। इसमें क्या होगा, जनांकिकी एवं जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इसकी बात करें अपन लोग तो इसमें SC ST, उसके बाद मेल फीमेल आपकी, फिर उसके बाद लिटरेसी, पॉपुलेशन, इसके बाद लिंगानुपात आपका, सेक्स रेशो,
एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, 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 एक क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, कम से कम 5 क्वेश्चन सोचिए आप एक लाइन से। एक मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, इस लाइन से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा। इसके बाद मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपकी जो योजना पंचवर्षीय आपकी योजना रही है उनके बारे में फैक्ट बताइए। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो योजना आपके बारे में आती है कि भाई इस योजना का संबंध किससे है, ये बेसिकली किस कास्ट के लिए फोकस करके बनाई गई है। इसके बाद देखेंगे अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका इसमें है राज्य की संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। राज्य की बात हो रही है, ध्यान रखना इसमें। अब इसमें देखें आप लोग कि थोड़ा सा हम इसमें देखें, देखें भारत की बात हो रही है, भारतीय शासन अधिनियम 1919-1935। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, इसको पूरा पढ़ डालिए कि 1919 में क्या दे रखा है, 1935 में क्या दे रखा है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कम आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, पक्की बात है ये तो। संविधान सभा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि कौन इसका अध्यक्ष रहा है, कौन नहीं रहा है, सबसे युवा रहा है ना, लंबे समय तक रहा है, या इसमें किस समिति का कौन सा अध्यक्ष था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात हो जाती है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत आसान है ये, हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसको याद करेंगे हम लोग। संवैधानिक संशोधन कौन कौन से मुख्य हैं, हम सब नहीं पढ़ेंगे, जो आपके मेन है, जो आपके इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है, कंफर्म आता है। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, है ना, यहाँ से अभी इसमें बदलाव हुए हैं, इसमें काफ़ी नए नए जो आपके बने हैं, मुख्य सचिव बने हैं, 50 में बन गए आपके, चंद्रचूड़ जी बनने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात होगी, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसका औद्योगिक विकास कैसे हुआ है, विदेशी व्यापार की बात होगी इसमें, और आयात एवं निर्यात इसके संबंध में क्या क्या फैक्ट हैं, कौन सी योजनाएं हैं। वित्तीय संस्थाएं, आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, एससेबी, एनएससी, इसके संबंध में क्या क्या फैक्ट हैं, इनकी स्थापना कब हुई, सबसे प्राचीन कौन सा, सबसे नया कौन सा है, और इसमें कितनी कंपनी लिस्टेड है, सारी बातें, इनका अध्यक्ष कौन है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, है ना, एनबीएफसी होता है। उसके बाद अगला है आपका, अगला इसमें है आपका विज्ञान एवं पर्यावरण। ये तो होना ही चाहिए, ये तो आपका होना ही चाहिए। देखें इसमें, देखें विज्ञान एवं पर्यावरण में क्या आएगा, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत इसमें कवर होंगे, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कवर होंगे। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई अपने देश में क्या चल रहा है। इसके बाद देखें पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार और पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, आपको जो मानव शरीर है इसकी संरचना किस प्रकार से है, इसका मतलब ये हुआ कि मानव शरीर के संबंध में सारी जानकारी, पूरा साइंस। कृषि, उत्पाद, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी पढ़ेंगे इसको, हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो पाए, बहुत आसान भाषा में इसको पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस पर जितने भी आपकी योजनाएं हैं उनके संबंध में से आपकी एक योजना है आयुष्मान भारत है, आपकी है एक आयुष्मान भारत, है ना, आयुष्मान भारत। तो योजना क्या है ना, ये योजना कब लागू हुई, है ना, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें कितनी स्टेज है, कितने लोग कवर इसमें हो चुके हैं, कितना इसमें कवर करना है, सारी बातें, ठीक है। इसके बाद देखें प्रदूषण की बात होगी, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन किस प्रकार का होता है, इसमें कितनी स्टेज होती हैं, राज्य स्तर पर कितने, कौन इसमें इसका हेड होता है, कौन कौन सी घटना हो चुकी है भारत में, उनके संबंध में वो कैसे हुई है, क्या कारण था, कब हुई, समय, स्थान कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, सारी बातें, ठीक। आगे बढ़ते देखिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आपका जो वो है
देखिए, अब इसमें बेसिकली ऐसा है कि ये आपका जो है करंट अफेयर, बेसिकली ये आपका है करंट अफेयर, है ना। देखिए ये आपका है करंट अफेयर, ये आपका है करंट अफेयर, ठीक। अब इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है नौवा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये बात क्लियर है आपको, साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ये। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला पार्ट दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनता है कि भाई किस देश में कौन सा रोबोट बना है, ये भारत में कौन सा नया इसमें आविष्कार हुआ है ना, इस संबंध में बातें। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के संबंध में बातें होंगी, कौन कौन से आविष्कार हुए हैं, इस संबंध में कौन से सॉफ्टवेयर हैं या फिर कौन से प्रोजेक्ट हैं। ई गवर्नेंस, हमारी जो भारतीय व्यवस्था, भारत जो शासन प्रशासन है, इसमें ई गवर्नेंस का क्या रोल है, क्या महत्व है। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, है ना। इसके बाद कौन सी सर्च इंजन का संबंध किससे है, इसमें कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है, कौन सी वेबसाइट, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध किस देश से है, किससे नहीं है, इसका स्थापना कब हुई है, किसने करी है, सारी बातें। ई कॉमर्स पढ़ेंगे हम लोग, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स कंपनी है उनके बारे में, स्थापना कब हुई, किसने करी, और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सभी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एवं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अब देखिए एक बात समझें आप लोग, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक, संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं। तो संवैधानिक क्या होता है और सांविधिक क्या होता है, उसको पूरा समझेंगे हम लोग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, पता होना चाहिए संस्थाएं। तो भारत निर्वाचन आयोग, इन सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन 15, ये 15 संस्थाएं हैं, ये 15 संस्थाएं हैं। अगर इन 15 से में से अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आते हैं, 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो भी बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है ये, 10% पार्ट कवर करता है ये 100 क्वेश्चन में से। आपको प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके, अगर आपके यहाँ से 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये बेसिकली 8% कवर करता है आपके पूरे सिलेबस का, है ना, ठीक। 10 क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, तो 10% या 8% के आसपास, ये प्लस भी हो सकता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए कौन कौन सी संस्थाएं इसमें है। भारत निर्वाचन आयोग, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों आपके हो गए, भारत निर्वाचन, राज्य निर्वाचन। अब दोनों में समानता है ना, इसमें कुछ फैक्ट अलग होते हैं कि स्थापना, इसकी स्थापना की डेट क्या है, इसकी अलग होगी, सिंपल सी बात है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका इतिहास, इसका पहला कौन होगा, इसका पहला, तो ये अलग अलग होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऊपर है संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन है। इसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, ये बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखें आप लोग, महिला आयोग की बात होगी, इसके बाद महिला आयोग की बात होगी, इसके बाद ठीक। बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले सिलेबस में, 2 तो आपको पुराने मिल गए। पिछड़ा वर्ग आयोग, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सूचना आयोग की बात होगी, सूचना आयोग। सतर्कता आयोग, विजिलेंस। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है। उसके बाद खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि, ये आपको 15 संस्थाएं हैं। ये 15 संस्थाओं में से कम 10 क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़िए। तो बेसिकली आज हमने प्री का सिलेबस डिस्कस किया है, प्री का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंस का सिलेबस, ठीक है। तो अभी हमने प्री का सिलेबस डिस्कस किया है, अब इसके बाद हम करेंगे मेंस का सिलेबस, ये आपका सिलेबस हो गया है। इसके साथ ही हम इसकी पढ़ाई भी शुरू कर देंगे, इसके साथ ही
इसके साथ ही हम इसकी पढ़ाई भी शुरू कर देंगे और इसके बाद इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कुछ ही घंटों बाद इसका सिलेबस डिस्कस होगा और इसकी भी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना करना है कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स मैनेज करने हैं, प्रिपेयर करने हैं और आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत ध्यान से पढ़िए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।